मैं इसमत चुगताई हूँ। मुझ नाचीज़ को लोग सादत हसन मंटो, राजिंदर सिंह बेदी और कृष्णचंद्र के साथ जदीद उर्दू फिक्शन का चौथा सतून कहते हैं। अब भाई ये तो दुनिया वालों की ज़र्रा नवाजी है, वरना मैं तो बस अपने जी की कहती आई हूँ। लोग कहते हैं कि बदनामी हो या शोहरत, तनाज़ा हो या मकबूलियत, मैं सबसे 2 कदम आगे निकल गई हूँ। सच तो ये है कि मेरी शख्सियत और मेरी तहरीर एक ही सिक्की के 2 रुख हैं। वही बगावत, वही सरकशी, वही अल्हड़पन और शगुफ्ता अक्खड़पन जो मेरे मिजाज का हिस्सा है, वही मेरी कलम से भी टपकता है। मैंने कभी ढके छिपे लफ्ज़ों में बात करना नहीं सीखा। मेरे मौज़ूआत चौंका देने वाली ज़रूर थे, लेकिन वो हकीकत से अलग नहीं थे। मैंने तो बस अपनी मुनफरिद उसलूब और सच्चाई की बुनियाद पर उर्दू अफसाने और नावल की दुनिया में अपने लिए एक अलग जगह बनानी चाहिए। जिंदगी की वो छोटी छोटी वाक़यात जिन्हें लोग मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, मेरे अफसानों का महवर रहे। मैंने उन वाक़यात को इस फनकारी और बेसाख्तगी से पेश करने की कोशिश की कि आम जिंदगी की एक जीती जागी तस्वीर आपकी आंखों के सामने रक्स करने लगे। मेरी किरदार गोश्त पूस्त की वो इंसान है जो जिंदगी की बुराइयों से लड़ते हैं। मेरा मकसद हमेशा यही रहा कि इन तल्ख हकीकतों को बाहर निकाल फेंको, ताकि जिंदगी को हुस्न, मुसर्रत और सुकून का एक खूबसूरत पैकर बनाया जा सके। मेरा ताल्लुक उर्दू की तरक्की पसंद तहरीक से तो रहा, लेकिन मैं इन लकीर के फ़कीर कम्युनिस्ट अदीबों जैसी नहीं थी जो सिर्फ बाहर की दुनिया और माशी भूख का रोना रोते थे। मैंने तो मुआशरे के इन जख्मों पर हाथ रखा जो अंदर ही अंदर रस रहे थे, यानी इंसान का वो दाखिली और जज्बाती इस्तेहसाल जिस पर सबने चुप साध रखी थी। मैंने जिन्स और जिनसी ताल्लुकात को महज गुनाह या तजस्सुस के तौर पर नहीं देखा, बल्कि उसे इंसानी नफ्सियात और हमारी समाजी इक़दार के वसी तनाजुर में समझने और समझाने की कोशिश की। लोगों ने माथे पर बल डाल लिए जब मैंने मर्द और औरत की बराबरी का सवाल उठाया। मेरी नज़र में ये बराबरी सिर्फ हांडी रोटी या घरेलू कामों तक महदूद नहीं, बल्कि ये जज्बे और फिक्र की बराबरी है। मेरे अफसानों में आपको मुतवस्सित तबके के मुस्लिम घरानों की वही मानूस फजा मिलेगी, जहां दुपट्टों की सरसराहट और चूड़ियों की खनक सुनाई देती है। लेकिन याद रखिए, इन आंचलों और चूड़ियों के पीछे जो औरत छिपी है, वो कोई बेजान मूर्ति नहीं, बल्कि गोश्त पोश्त की बनी एक जीती जागती इंसान है। वो औरत महज चूमने चाटने या सजावट की चीज नहीं है। इसके अपने जिस्मानी तकाजे हैं, अपनी जज्बाती जरूरतें हैं, और उनकी तकमील उसका बुनियादी हक है। मैं तो एक बागी रूह लेकर इस दुनिया में आई थी। मेरा काम ही इन फरसूदा मुआशरती उसूलों को मुंह चढ़ाना और उन्हें अंगूठा दिखाना रहा है, जिन्हें दुनिया मुकद्दस समझकर सीने से लगाए बैठी है। मेरी पैदाइश 21 अगस्त 1915 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के शहर बदायूं में हुई। अब्बा मिर्जा कसीम बेग चोगताई एक रोबदार सरकारी अफसर थे, और हम 9 बहन भाइयों की फौजी जफर मौज में मैं सबसे छोटी और लाडली कही जा सकती थी। मगर लाड से ज्यादा मुझ में जिद भरी थी। जब होश संभाला तो बड़ी बहनी रुखसत हो चुकी थी, सो पाला पड़ा सिर्फ भाइयों से। मैंने लड़कियों वाली गुड़िया पट्टूरे खेलने के बजाय गिल्ली डंडा खेला, फुटबॉल में ठोकरी मारी, घोड़े दौड़ाई और दरख्तों की ऊंची शाखों पर जा बैठी। भाइयों की बढ़तरी को तस्लीम करना मेरी बस में ना था। मैं तो हर मोड़ पर उन्हें लड़ झगड़ कर चैलेंज करती थी। तालीम का मरहला आया तो आगरा और अलीगढ़ से 8वीं तक तो जैसे तैसे गुजर गई, लेकिन इसके बाद अब्बा अम्मा की तीवर बदल गई। उनका ख्याल था कि अब मुझे सलीकामंद गृहस्थन बनने की तरबियत लेनी चाहिए, लेकिन मेरे सर पर तो आला तालीम का भूत सवार था। जब देखा कि दाल नहीं गुल रही, तो मैंने वो धमकी दे मारी जिसने घर में जलजला पैदा कर दिया। मैंने साफ कह दिया, अगर मेरी तालीम जारी ना रही तो मैं घर से भागकर ईसाई बन जाऊंगी और मिशन स्कूल में दाखिला ले लूंगी। बस फिर क्या था, अब्बा को मेरी जिद के आगे घुटने टेकने पड़े और मैंने अलीगढ़ जाकर सीधे 10वीं में कदम जमा लिए। अलीगढ़ में मेरी मुलाकात रशीद जहां से हुई, वो रशीद आपा जिन्होंने अंगारे लिखकर पूरे मुआशरे में आग लगा दी थी। वो MBBS डॉक्टर थी, आज़ाद ख्याल थी और मजलूम औरतों के हुकूक की सच्ची अलंबरदार। उन्होंने ही मुझे कम्युनिज्म की अबजद सिखाई और मैंने उन्हें अपना गुरु मान लिया। सच पूछो तो मुझे इस रोती बिसोरती निस्वानियत से हमेशा चिढ़ रही है जो हर वक्त मातम करती रहे। ये वफा और कुर्बानी जैसे जेवर जो औरतों को पहनाए जाते हैं, मुझे तो लानत महसूस होते थे। जज्बातियत से मुझे सख्त कोफत होती है। मैंने रशीद आपा से ही सीखा कि इश्क कोई जी का रोग नहीं, बल्कि दिलो दिमाग की तकवियत का नाम है। औरतों की ये ज़बूहाली की सबसे बड़ी वजह उनकी नाख्वानदगी थी।
लखनऊ के आईटी कॉलेज में जब मेरा दाखिला हुआ और मैंने अंग्रेजी, सियासियात और माशियात जैसे मज़ामीन पढ़े तो पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मैंने किसी आज़ाद फ़िज़ा में सांस ली है। वहाँ पहुंचकर मैं इस मुतवस्सित तबके के मुस्लिम मुआशरे की तमाम जकड़बंदियों से हमेशा के लिए आज़ाद हो गई। लिखने का चस्का तो मुझे बचपन ही से था। वही कोई 11-12 बरस की उम्र रही होगी जब मैंने कहानियां घड़ना शुरू कर दी थी। मगर तब इतनी हिम्मत कहाँ थी कि अपने नाम से छपवाती। मेरी पहली कहानी फसादी 1939 में जब मोतबर रिसाले साकी में छपी तो अदबी दुनिया में एक अजीब लतीफ़ा हो गया। लोगों को यकीन ही नहीं आया कि ये किसी लड़की ने लिखी है। सब यही समझे कि मेरे भाई अजीम बेग चुगताई ने किसी फर्जी नाम से ये शगुफा छोड़ा है। लेकिन जब इसी साल काफिर, खिदमतगार, ढीठ और बचपन जैसी कहानियां मंजरे आम पर आईं तो अदबी हलकों में खलबली मच गई। अब दुनिया को मानना पड़ा कि इस्मत नामी कोई बिला मैदान में आ चुकी है। अभी मेरी अफसानवी मजमूई कलियां और चोटी 1941 और 1942 में शाये ही हुए थे कि मैंने वो धमाका कर दिया जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है, यानी मेरा अफसाना लिहाफ। दो औरतों की बाहमी ताल्लुकात के गिर्द घूमती इस कहानी में अदबी दुनिया में वो भूचाल लाया कि खुदा की पनाह। मुझ पर फुहुशनिगारी की इल्जामात लगी, अदालतों के चक्कर काटने पड़ी और ऐसी बहस छड़ी कि लिहाफ गोया मेरी जिंदगी का दूसरा नाम बन गया। सच तो ये है कि इस एक कहानी की शोर में मेरी दूसरी शाहकार कहानियां जैसी चौथी का जोड़ा, गेंदा, दो हाथ, जड़ी और नंथी की नानी कहीं दब कर रह गईं। लोग लिहाफ की चादर तली छपी सच से इतने डर गए कि उन्हें मेरी बाकी तहरीरों का फन नजर ही ना आया। मगर मुझे परवाह नहीं, मैंने वही लिखा जो दिखा और जो महसूस किया। आईटी कॉलेज लखनऊ से फारिग हुई, अलीगढ़ से बीटी किया और फिर शुरू हुआ मुअल्लिमी का दौर। इस दौरान कुछ ऐसे मुआशके भी हुए जिनका चर्चा हवा में था। नेहा कभी कुछ छुपाया तो था नहीं, सो वो भी बिले ऐलान और धुआंधार ही रहे। फिर मैंने बम्बई का रुख किया, जहां मुझे इंस्पेक्ट्रेस ऑफ स्कूल्स की मुलाजमत मिल गई। बम्बई में मेरी मुलाकात शाहिद लतीफ़ से हुई, जिनसे शनासाई तो अलीगढ़ के दिनों से थी जब वो एमए कर रहे थे और उनके अफसाने अदब लतीफ़ की जीनत बनते थे। अब वो बम्बई टॉकीज में ₹250 माहवार पर मकालमे लिख रहे थे। वहां हमारा वो तूफानी रोमांस शुरू हुआ जिसका अंजाम शादी पर होना था। मोहब्बत के मामले में मेरा रवैया हमेशा से गैर रिवायती रहा है। मेरा मानना है कि मोहब्बत दिलो दिमाग को ताकत तो बख्शती है, मगर इसमें लीचड़ बनना मुझे सख्त नापसंद है। ये किया कि मोहब्बत में अटवाटी खट्टू-अटी लेकर पड़ गए, खुदकुशियां कर रहे हैं या जहर खा रहे हैं। और रही बात जिन्स की, तो इसका मोहब्बत से ताल्लुक बिल्कुल फितरी है। वो जमाना लद गया जब मोहब्बत को पाक होना जरूरी समझा जाता था। अब तो मोहब्बत का नापाक होना ही खूबसूरती की अलामत है। लोग मेरी जज्बातियत को नापते फिरते हैं, मगर मेरा फलसफा जरा अलग है। जब 1967 में शाहिद का इंतकाल हुआ और डॉक्टर सफदर मुझसे ताज़ियत करने आए तो मैंने उनसे वही कहा जो सच था। डॉक्टर साहिब, ये दुनिया है, यहाँ आना जाना तो लगा ही रहता है। जैसे इस ड्राइंग रूम का फर्नीचर है, ये सोफा टूट जाएगा तो हम उसे बाहर निकाल देंगे और इस खाली जगह को कोई दूसरा सोफा पुर कर देगा। जिंदगी रुकने का नाम नहीं, चलते रहने का नाम है। शाहिद लतीफ़ ने मुझे इस फिल्मी दुनिया की रंगीन गलियों से रोशनास कराया। वो स्क्रीन राइटर से प्रोड्यूसर बन गए और मैं उनकी फिल्मों के लिए कहानियां और मकालमे लिखने लगी। हमारी फिल्म जिद्दी ने देव आनंद को पहली बार हीरो के रूप में दुनिया के सामने पेश किया। आरजू में दिलीप कुमार और कामिनी कौशल की जोड़ी जमी और सोने की चिड़िया ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धूम मचाई। खैर, वक्त एक सा नहीं रहता। बाद में कुछ फिल्में नाकाम भी हुईं, लेकिन शाहिद की जाने के बाद भी मेरा नाता इस नगरी से टूटा नहीं। तकसीम हिंद के कर्ब पर मबनी फिल्म गर्म हवा मेरी ही कहानी का अक्स थी और शाम बेनेगल की जुनून में तो मैंने मकालमे लिखने के साथ साथ एक छोटा सा रोल भी निभाया। छेड़छाड़, बुज़दिल और सोसाइटी जैसी कितनी ही फिल्में मेरी यादों का हिस्सा हैं। लोग मेरी उस्लूब की बात करते हैं। भाई, मेरे लिए ज़बान महज ख्याल पहुंचाने का जरिया नहीं, बल्कि खुद एक जीता जागता किरदार है। मैंने राइजुल वक्त खुश्क उस्लूब की हुजूम में अपनी एक अलग राह निकाली। मेरी तहरीर पढ़ते हुए आपको लगेगा कि मैं आपके सामने बैठी बेतकल्लुफ बातें कर रही हूँ। मेरी अल्फाज में वो नोकीलापन है जो कारी को कछूके लगाए बगैर नहीं रहता। पतरस ने सच ही कहा था कि मेरे हाथों उर्दू इंशा को नई जवानी मिली है। मैंने पुराने और पामाल लफ्जों में नई तासीर भरी और हजारों नई तशबीहात तराशी। अपने बचपन से जवानी तक के तमाम मुशाहदात समू दिए और मुआशरे के नाम निहाद मुक़द्दस तसव्वुरात पर भरपूर ज़रबें लगाईं। नक्कात कहते हैं कि मेरे 8 नावलों में टेढ़ी लकीर का वही मुकाम है
جو پریم چند کے ہاں گودان کا ہے۔ اگرچہ میں خود دل کی دنیا کو اپنا بہترین ناول مانتی ہوں، مگر ضدی، معصومہ اور ایک قطرہ خون بھی میرے قلم کی اہم جولانگاہیں رہی ہیں۔ دنیا نے مجھے بہت کچھ دیا۔ 1975 میں حکومت ہند نے پدم شری سے نوازا، 1990 میں اقبال سمان، ملا، غالب ایوارڈ اور فلم فیئر ایوارڈز بھی میرے حصے میں آئی۔ نصف صدی تک ادب کی محفلیں سجانے کے بعد 24 اکتوبر 1991 کو میرا اس داری فانی سے کوچ کرنے کا وقت آ گیا۔ میں نے وصیت کر رکھی تھی کہ مجھے دفنانے کے بجائے سپرد آتش کیا جائے، چنانچہ میری خواہش کے مطابق چندن واڑی کے برقی شمشان گھاٹ میں میرا جسد خاکی راکھ میں بدل گیا۔ مگر میری تحریریں، وہ تو ہمیشہ آپ کے درمیان سانس لیتی رہیں گی۔